नमस्कार। एक बार फिर हाजिर हूं एक नई कहानी अतिक्रमण लेकर। यह कहानी मैंने 11 मार्च 2006 को लिखी थी। प्रस्तुत है, वाचन कर रहा हूं कहानी अतिक्रमण। मिस्टर चौबे खुली खिड़की से क्या तक रहे थे। उनके सामने फैला विशाल जंगल चंद्रमा की दुधिया चांदनी में नहाया हुआ था। खिड़की से कुछ दूर ही ऊंचे नीम के पेड़ पर एक काले रंग का चिड़ा एक चिड़िया के साथ छेड़छाड़ कर कभी उसके ऊपर बैठ जाता, कभी अपनी चोंच उसके मुंह में डालता, तो कभी उसकी गर्दन में। चिड़िया ने ची ची कर अपना विरोध जताया तो चिड़ा उड़कर दूसरी चिड़िया के पास चला गया। उसकी हरकतें वहां भी नहीं रुकी। कुछ देर बाद पहली वाली चिड़िया उड़कर उसके पास आ गई। चिड़ा दूसरी चिड़िया को छोड़ उसके समीप आ गया। चिड़े के तेवर अब भी आक्रामक थे। कमोबेश चिड़िया ने पूर्ण समर्पण कर दिया था। खोने का भय कई बार पाने का कारण बन जाता है। मिस्टर चौबे सोच रहे थे, क्या प्रकृति में हो रहा उन्मुक्त व्यभिचार परमात्मा के नियमों का अतिक्रमण है, अथवा प्रकृति की भाषा ही परमात्मा की भाषा है। चांद कितनी बदलियों से अटखेलियां करता है, लताएं कितने तरवरों से लिपटती है, चकोर लुच्चे की तरह चांद को तकता रहता है। हवाएं जहां देखो डोलती फिरती हैं। फूल पत्ते बेरोक टोक आवारागर्दी में लिप्त हैं। भंवरा मन चाहे कली के रस को चूसता फिरता है। कुमदनियां सारी रात न जाने कितने कमलों का स्पर्श कर इटलाती फिरती हैं। पशु पक्षियों वनस्पतियों पर कोई सामाजिक अंकुश नहीं, फिर मनुष्य को ही क्यों बंधन में जीना पड़ रहा है। बीबी के अलावा कहीं नजर तो उठाओ, लोग जान लेने पर उतारू हो जाते हैं। मनुष्य की सामाजिकता ने उसे कितना अप्राकृतिक बना दिया है। मिस्टर चौबे अब डबल बेड पर पड़े अपनी प्रेयसी मंजूरी से बतिया रहे थे। मंजूरी कुछ वर्ष पूर्व उनकी इंडस्ट्री में पीए बनकर आई थी। विधवा पर तरस खाकर उन्होंने नौकरी दी। अब दोनों के बीच ये नए समीकरण थे। दोनों के बीच ये रिश्ता कुछ अरसे से प्रगाढ़ हो गया था। मिस्टर चौबे काम का बहाना कर जंगल की इस खूबसूरत होटल में ऐश कर रहे थे। उनका एक विश्वास पात्र कर्मचारी इन सारे कार्यों का सुरक्षित प्रबंध कर देता था। हाल ही उन्होंने उसे एक बड़ा इंक्रीमेंट दिया था। टेबल लैंप की मध्यम रोशनी में रेशम का सफेद गाउन पहने मंजूरी अपने दाएं हाथ की अंगुलियां मिस्टर चौबे के बालों भरे सीने पर घुमा रही थी। मिस्टर चौबे की दाईं टांग बेतरतीब उसकी अर्धनग्न जांघों पर पड़ी थी। वे एकटक उसके रूप को निहार रहे थे। खिला गोरा रंग, बड़ी बड़ी आंखें, तिरछी भौहें, सुंदर गाल, उन्नत वक्ष एवं सुगठित अंग, मानो रूप के समुद्र को कामदेव ने श्रृंगार की रस्सी से मथ कर निकाला हो। चौबे स्तंभित नेत्रों से उसे निहार रहे थे कि एकाएक उनकी पत्नी श्रेया का चेहरा उनकी आंखों के आगे से घूम गया। अतिक्रमण का अपराध उनके दिल पर दस्तक देने लगा। अपने अपराध बोध को कुचलते हुए मंजूरी से बोले, कहाँ तुम और कहाँ श्रेया? रूप नहीं है सो तो कोई बात नहीं, रूप तो भगवान की देन है, पर गुण भी मानो कहीं गिरवी रख दिए हों। जो मजा तुम्हारे साथ जीने में है, जो मस्ती तुमसे बतियाने में है, वह श्रेया के साथ कहाँ? तो छोड़ क्यों नहीं देते उस चुड़ैल को? तुम्हारा बच्चा मैं पाल लूंगी।
मंजूरी कुछ और नजदीक आते हुए बोली, अरे छोड़ना इतना सरल है क्या? समाज का भाई नहीं हो तो मैं कल ही किनारा करूं? ढोल गले में डाल दिया है तो बजाना ही पड़ेगा। चौबे की इच्छाचारी अंगुलियां अब स्वतंत्र विचरण करने लगी थी। खुद की प्रशंसा एवं श्रेया की बुराई सुनकर मंजूरी के उन्नत वक्ष कुछ और ऊंचे हो गए। श्वासों का उतार चढ़ाव घी में अग्नि डालने लगा था। चौबे की चतुर अंगुलियां मंजूरी के वक्ष के इर्द गिर्द यूं विचरने लगी थी मानो विशाल पहाड़ों की तलहटी में खड़ा पर्वतारोही शिखर पर चढ़ने की मंशा बना रहा हो। जंगल में बहती त्रिविध बयार जड़ चेतन सभी की कामाग्नि को प्रज्वलित करने लगी थी। आसमान के चांद को अभी अभी एक सफेद बदली ने अपने आगोश में ले लिया था। दूसरे दिन सुबह मिस्टर चौबे घर लौटे तो उनकी पत्नी श्रेया दरवाजे पर ही खड़ी थी। मिस्टर चौबे उसे देखकर मुस्कुराए। घर में प्रवेश करते हुए बोले, यह भी कोई जीवन है श्रेया? एक इतवार और वो भी काम की भेंट चढ़ गया। इस बार सोचा था तुम्हारे साथ आउटिंग पर निकलूंगा, पर काम पीछा छोड़े तब तो ना। कहते कहते उन्हें लगा मानो उनसे चतुर दूसरा कौन होगा। अरे ये बातें तो बाद में कर लेना, पहले तो आप सामने मैदान में कब्जा जमाए चौधरी को बाहर निकालो। अपने घर के ठीक सामने बगीचे की जमीन पर कल शाम से कब्जा कर धूनी रमा रहा है। 8-10 गाय भैंसें और ले आया है। मिस्टर चौबे ने बाहर आकर देखा, सामने खाट पर लेटा एक चौधरी हुक्का कुड़कुड़ा रहा था। सर पर सफेद पगड़ी, कलाई में तांबे का कड़ा, गहरा काला रंग, भरा हुआ गोल चेहरा, तिस पर बड़ी बड़ी काली मूछें, गले में हांसली, ऊपर खादी की बंडी एवं नीचे धोती पहने वह किसी डाकू से कम नहीं लग रहा था। मिस्टर चौबे को देखते ही चौधरी ने खाट के पास पड़े लठ को पकड़ा एवं खाट पर से ऐसे खड़ा हुआ जैसे शमशान में बैठा कोई तांत्रिक प्रेत मंत्र जगाने के पूर्व अपने स्थान से खड़ा होता है। उसके चेहरे में अद्भुत तेज एवं रौब था। मिस्टर चौबे के प्राण कंठ में आ गए। चौधरी का चेहरा मोहरा देखकर वे भीतर ही भीतर सहम गए, लेकिन यहां कायरता बताने का अर्थ था उसे हमेशा के लिए झेलना। अब महाभारत तय था। लौटने का अर्थ था श्रेया एवं बच्चे की नजरों में हमेशा के लिए गिर जाना। अभी 2 रोज पहले ही उन्होंने बच्चे को वीर रस की 2-4 कविताएं सुनाकर समझाया था, जो रणक्षेत्र में पीठ दिखा दे वह जीवित ही मुर्दे समान है। मिस्टर चौबे ने ताल ठोक ली। आंखों में रोष भरकर बोले, क्यों चौधरी, ये जमीन क्या तुम्हारे नाम की है? ये जगह तो कॉलोनी के चारों ओर बने मकानों के बीच बगीचे के लिए सरकार ने रख छोड़ी है। यहां क्यों धूनी रमाकर बैठा है? कहते कहते उनके ओठ भय मिश्रित साहस के कॉकटेल को चखकर क्रोध से फड़कने लगे। चेहरे मोहरे से वे भी चौधरी से कम नहीं थे। गांव में अकाल पड़ा है बाबूजी, पशु मर रहे थे अतः शहर ले आया। आप चिंता न करें, पहली बरसात होती ही चला जाऊंगा, चौधरी दबी आवाज में बोला। चौधरी को हल्का जानकर चौबे का साहस हिलोरे लेने लगा। जीभ के धनुष पर वचनों के तीक्ष्ण तीर चढ़ाकर बोले, अरे एक बार जिसने कब्जा कर लिया वह जाता है क्या? हमारे देश में रजिस्ट्री झूठी एवं कब्जा सच्चा होता है। कहते कहते उन्होंने अपना दायां हाथ अपनी झीनी मूछों के पास ऐसे रखा मानो कह रहे हों, अपनी औकात में रह वरना जड़ें उखाड़ दूंगा। चौधरी अभी तक अपने आपे में था। एक कुशल रणधीर की तरह
वह ऐसे कार्यों की कानूनी नजाकत समझता था। नया पैंतरा डालते हुए बोला, बाबूजी तरस खाइए, बाल बच्चे कहाँ जाएंगे, साथ में घरवाली भी तो है। कहते कहते उसने अंगुली से इशारा कर 50 कदम पीछे खड़े बीवी बच्चों को दिखाया। चौबे हिलने वाले कहाँ थे। चौधरी को ढीला देखकर उनकी छाती और फूल गई। बंदर घुड़की देते हुए बोले, मुझे झूठी सच्ची कहकर मत फसला। ऐसा कर, आधे घंटे में सामान समेट और रफा दफा हो जा, नहीं तो सीधे पुलिस को दे दूंगा। शहर की पुलिस अच्छे अच्छों की खाल खींच लेती है। चौधरी कौन सा फूंक से उड़ने वाला था। कब्जा करते वक्त ही उसने तोल लिया था कि जरूरत पड़ी तो तीखे तेवर दिखाने पड़ सकते हैं। अपना रण कौशल अब तक उसने सीने में छिपा रखा था। अंतिम तीर डालते हुए बोला, क्या फर्क पड़ता है बाबूजी, कुदरत खाल उतारे या पुलिस वाले, हमें तो हर हाल में मरना है। चौबे को लगा चौधरी मिट्टी का माधो है। इस बार क्रोध में तमतमा कर बोले, जवान लड़ाता है, लगता है कभी सही व्यक्ति मिला नहीं। मेंढक की तरह टर्र टर्र किए जा रहा है, अब रास्ता नाप। कहते कहते चौबे के नेत्र लाल एवं भौहें ऐसे टेढ़ी हो गई जैसे शिव धनुष टूटने पर जनक की सभा में परशुराम की हो गई थी। चौधरी को लगा अब मोर्चा संभालना ही पड़ेगा। इस बार आंखें लाल कर बोला, कॉलोनी में 50 घर है और तो कोई कुछ नहीं कह रहा, एक आपको ही तकलीफ है क्या। इस बार उसने डंके पर धीरे से चोट दी। चौबे की छाती पर सांप लौट गए। लगभग चीखते हुए से बोले, अरे जिसे तकलीफ हो वही तो बोलेगा। कब्जा मेरे घर के सामने किया है तो मैं ही तो बोलूंगा। तू ऐसा कर, किसी और घर के सामने डेरा डाल दे, मैं कुछ नहीं कहूंगा। सामने वालों ने ही तो मुझे इधर भेजा है बाबूजी, मैं क्या चक्कर गिनने की तरह घूमता रहूं। चौधरी अपनी भीगी मूछों पर ताप देते हुए बोला। उसकी जट बुद्धि अब उखड़ने लगी थी। चौबे जी को अब माजरा समझ में आया। अंतिम ब्रह्मास्त्र डालते हुए बोले, तू निकलता है कि उधेड़ी तेरी चमड़ी। इतना सुनना चौधरी की आन का अतिक्रमण था। उसका वीरोचित शौर्य उसके चेहरे पर उमड़ आया। धरती में लठ ठोकते हुए बोला, राम जी की दुहाई, अब तो चौधरी की लाश ही यहां से जाएगी। जमीन क्या तेरे बाप की है? सड़क बगीचों के भी क्या पट्टे लिखा रखे हैं? चौधरी की आंखें अब अंगारे उगलने लगी थी। धूल भी ठोकर मारने से ऊपर की ओर उठती है। चौबे को लगा जैसे किसी बिच्छू का डंक सारे शरीर में चढ़ गया हो। मुख का तेज फीका पड़ गया। धोती ढीली होने लगी। पर जात के ब्राह्मण थे, यूं मोर्चा कैसे छोड़ते। चौधरी के सुर से भी तेज सुर में बोले, चूं चप्पड़ मत कर, मुझे छुई मुई मत समझ लेना। मेंढकी की छींक से मैं डरने वाला नहीं हूं, तेरे जैसे कई देखे हैं मैंने। यह चौबे के शौर्य की अंतिम सीमा थी। कहते कहते वे हिलने लगे थे। स्थिति देखकर दूर खड़ी चौधरी की बीबी आगे आई। चौबे को हाथ जोड़ते हुए बोली, बिरामन देवता, उनसे क्यों उलझते हो? बिरामन देवता, इनसे क्यों उलझते हो? इनकी तो जट बुद्धि है, आप तो पढ़े लिखे हो, कुछ महीनों में यहां से निकल जाएंगे। चौबे ने चौधराइन को घूर कर देखा। हट्टी कट्टी, नक्शिक तक सुंदर, गधराया बदन, गोरा रंग, ऊंचा कद, मानो अप्सरा खड़ी हो। उसे देखते उन्होंने पीछे खड़ी श्रेया को देखा। कैसी मरियल है, जवानी में ही जैसे बुढ़ापा आ गया हो। यह सोचकर उनका क्रोध कुछ और चिढ़ गया। इस बार चौधराइन की ओर आंखें घुमाते हुए बोले, तू मर्दों के बीच क्यों बोल रही है?
ध्यान रखना, तू भी चक्की पीसेगी। इस बार चौधरी आपे से बाहर हो गया। अरे बाबूजी, जेल जाना तो दूर, कोई हाथ तो लगाए इसे। ढेर नहीं कर दिया तो नाम मानाराम चौधरी नहीं। पीछे खड़ी श्रेया दोनों के बलाबल को तोल रही थी। चिल्लाकर बोली, अंदर आ जाओ, ये जट समझेगा नहीं। मिस्टर चौबे चुपचाप अंदर आ गए। अंदर आकर बोले, तूने आवाज क्यों दी? साले की लुगदी बना देता। अभी उसने देखा क्या है? सारे शहर में अतिक्रमण हो रहे हैं, सरकार अपने आप कार्रवाई करेगी, आप क्यों पंगा लेते हो? कीचड़ में ईंट डालोगे, अपने ही कपड़े खराब करोगे। इन फकीरों का तो कुछ जाना नहीं, नंगा नाचे फाटे क्या। मिस्टर चौबे आज ऑफिस नहीं गए। सारा दिन मूड उखड़ा रहा। हाँ, चौधराइन का रूप कभी कभी उनके हृदय हृदय की जलन को अवश्य ठंडा कर देता था। दूसरे दिन सुबह वे दूध लेने निकले तो चौधरी दूध दूह रहा था। दूसरे दिन सुबह वे दूध लेने निकले तो चौधरी दूध दूह रहा था। अब तक उसने गाय भैंसों के खूंटे भी काट दिए थे। आसपास से कटीले पेड़ काटकर मेड़ भी बना ली थी। चौबे जी को काटो तो खून नहीं। चौबे जी को देखते ही वह दूध धोते धोते बोला, राम राम बाबूजी, पाए लागू। उसके अभिनंदन ने चौबे जी की क्रोधाग्नि को और भड़का दिया। चौबे जी ने उसे देखते ही तोते की तरह आंख फेर ली। चौधरी काम छोड़कर दौड़ा दौड़ा आया। चौबे जी के हाथ से बर्तन छीनते हुए बोला, बाबूजी, अब दूध बाहर से थोड़े न लाने दूंगा। एक बार मेरी भैंस का दूध पीकर तो देखो, आप बाहर से दूध लाना भूल जाएंगे। राम जी की सौं, जो एक बूंद भी पानी डालूं। फिर कुछ रुककर बोला, बाबूजी, हम तो ठेठ के गंवार हैं, हम में अकल होती तो आपके सामने बोलते। ब्राह्मण देवता, आपकी हमारी क्या बराबरी? कहाँ सिर और कहाँ चरण, कहाँ आप ज्ञान के समंदर और कहाँ हम बुदबुदे। हम तो हर तरह से आपसे हारे हुए हैं। कहते कहते चौधरी चौबे जी के बर्तन में दूध भर लाया। चौधरी की वाक्पटुता एवं प्रशंसा के तरीके ने चौबे जी को मुग्ध कर दिया। जाति का अभिमान उनके हृदय में हिलोरे लेने लगा। कल उनके चेहरे पर शिकस्त का शोक था, आज विजय का दर्प। मनी मन सोचने लगे, ये पोखर का कछुआ पहाड़ उठाने चला था। अब समझ आई कि चांद पर थूकने से थूक खुद पर गिरता है। प्रमोदित चौबे जी दूध भरा बर्तन हाथ में लेते हुए बोले, अब तो ग्राहक भी इकट्ठा कर ले ताकि यहीं धोनी रमाता रहे। कल तक आग उगलने वाली चौबे की वाणी में आज शक्कर घुल गई थी। चौधरी कम चतुर न था। जैसे एक चतुर शिकारी मृग को पास आते देख फंदा तैयार करता है, चौधरी ने एक नया फंदा डाला। बाबूजी, आप बोलते कड़वा हो, पर आपका दिल मक्खन की तरह मुलायम है। मेरी घरवाली भी कल यही कह रही थी। चौधरी की बातों ने चौबे जी के जले दिल पर मरहम लगा दिया। चौधराइन की प्रशंसा ने तो उन्हें भाग भाग कर दिया। चौधराइन पास ही खड़ी थी। चौधरी की बातों को सुनकर उसने साड़ी का पल्लू मुंह में दबा लिया। चौबे जी ने चोर आंखों से उसे देखा। आशिक मिजाज तो थे ही। मनी मन चौधराइन से बोलने लगे, सुंदरी, मुलायम दिल है, तभी तो तुम्हारी बात मानकर कल चला गया था। मैंने तो जब से तुम्हें देखा है तुम्हारे मुखचंद्र का चकोर बन गया हूं। खोए हुए चौबे जी को जगाते हुए चौधरी बोला, बाबूजी, कल से दूध मैं खुद घर पर दे जाया करूंगा। सिर्फ दूध लाने के लिए आप नींद क्यों खराब करते हो? नेकी और पूछ पूछ। चौधरी बिल्कुल सही था।
फ़कत दूध लाने के लिए उन्हें रोज सुबह नींद खराब करनी पड़ती थी। चौबे जी को नींद से उठते हुए बहुत कोफ्त होती। सवेरे की मीठी नींद उन्हें अमृत तुल्य सुख देती। चौधरी अगर घर पर दूध दे जाएगा तो वे चक्कर नींद लेंगे। चौबे जी के स्वप्न वर्तुलों को तोड़ते हुए श्रेया ने घर से आवाज दी, अब खड़े खड़े बतियाते ही रहोगे या घर में आओगे? चौबे जी घर के भीतर घुसते हुए बोले, कल से मुझे जल्दी मत उठाना, चौधरी खुद दे जाएगा। चतुर ब्राह्मणी सारा माजरा समझ गई। आखिर चौधरी ने इन्हें झाल में फंसा ही लिया। यह भी तो अकल के अंधे हैं। कल थोड़ी ताकत और बताते तो ये निकल जाता, पर अब तो कोड़ के दाग की तरह जाने वाला नहीं। चौबे जी पर मन ही मन कुटते हुए फुसफुसाने लगी, सभी मर्द घर में शेर बनते हैं, बाहर तो बस घंटा हिलाते रहते हैं। दूसरे रोज से चौधरी खुद सुबह सुबह आकर दूध दे जाता। धीरे धीरे सुबह दूध, दोपहर छाछ एवं समय समय पर घी भी आने लगा। चौधरी जब भी गांव जाता गेहूं, दालें आदि भी ले आता। चौबे जी के तो घर बैठे गंगा आ गई। ताजा अच्छा माल और वह भी सस्ते भावों पर। बाजार जाने की दिक्कत और मिटी। धीरे धीरे चौधरी उनके कई और काम करने लगा, जैसे सब्जी लाना, धोबी को कपड़े देकर आना, बगीचे में तरह तरह के पौधे लगाना, चौबे जी की गाड़ी साफ करना, दोपहर उनके बच्चों को स्कूल से लाना, आदि आदि। कुल मिलाकर चौधरी उनके जीवन का हिस्सा एवं जरूरत बन गया। चौधराइन भी जब तब श्रेया का हाथ बटाती रहती। दोनों ने स्नेह एवं सेवा की अदृश्य रस्सी से चौबे दंपति को जकड़ लिया। समय कब ठहरता है। चौधरी को रहते हुए अब 6 मास से ऊपर होने को आए। इस दरमियान चौधरी ने चारों दीवारें पक्के पत्थरों की बना ली। एक रोज चौबे जी घर से निकल रहे थे कि यकायक एड़ी मुड़ने से धड़ाम से दरवाजे के आगे गिरे। डील डॉल पहले ही भारी था, अतः हड्डी पे गहरा जोर आया। उन्होंने तेज आवाज में श्रेया को पुकारा। वह तो आती, जब तक आती चौधरी दौड़ा दौड़ा दरवाजे पर आया, चौबे जी को कंधे पर उठाकर भीतर ले आया। उन्हें दीवान पर लिटाकर चौधराइन को पुकारा, सुन, जरा ऊंटनी का दूध तो लाना। चौधराइन दूध लेकर आई और चौधरी से बोली, तुम जरा हटो, तुम्हारा हाथ भारी है। उस दिन चौधराइन ने खुद उनके टखने की मालिश की। चौबे साहब निहाल हो गए। मन ही मन कहने लगे, प्रभु, ऐसी हसीन दुर्घटनाएं बार बार हो। उनका अवचेतन मन चौधराइन के मुख पुष्प पर भंवरा बनकर मंडराने लगा था। 2 रोज में ही टखना ठीक हो गया। न दवा न दारू, फकत हाथों की जादूगरी। चौधरी अब जब भी घर आता, चौबे जी की उपकृत आंखें नम हो जाती। एक बार चौबे जी सब परिवार आउटिंग पर गए हुए थे। वे जब भी आउटिंग पर जाते, शनिवार रात को निकल जाते एवं रविवार रात तक वापस आते। दुर्योग से उसी शनिवार की रात चौबे जी का घर बंद देखकर एक चोर उनके घर में घुस आया। खटपट सुनकर चौधरी ने मोर्चा संभाला। पिछवाड़े से छत पर चढ़कर उसने रोशनदान से झांका। भीतर का दृश्य देखकर चौधरी की आंखें फैल गई। अंदर एक चोर गहने एवं बहुमूल्य चीजों की गठरी बांध रहा था। चोर दबे पांव घर से निकला। उसी समय मौका देखकर चौधरी सीधे उस पर कूदा। चोर जोर से चिल्लाकर भागा, लेकिन हड़बड़ाहट में गठरी वहीं छोड़ गया। इसी दरमियान शोर शराबा सुनकर मोहल्ले के लोग आ गए। सभी ने चौधरी की बहादुरी एवं हौसले की भूरी भूरी प्रशंसा की। चौबे जी वापस आए तो चौधरी ने उन्हें गठरी संभलाई। सारा घटनाक्रम जानकर चौबे जी की आंखें भीग गई।
हृदय चौधरी के उपकार से लबालब हो गया। रात चौबे जी की आंखों में नींद कहाँ थी। बिस्तर पर पड़े पड़े वे उस पहले दिन को कोस रहे थे जब उन्होंने चौधरी को भला बुरा कहा। उस दिन वे लड़ मरने को तैयार थे। आज वही चौधरी उनकी आंख का तारा था। उन्होंने मन ही मन निश्चय कर लिया कि अब वे उसे जाने नहीं देंगे। जरूरतमंद इंसान अतिक्रमण नहीं करेगा तो क्या करेगा। अकाल का मारा किसान शहर में आसरा नहीं ढूंढेगा तो कहाँ ढूंढेगा। अपने बीवी बच्चों का पेट पालने के लिए इंसान क्या क्या नहीं करता। और फिर यहाँ कौन निरपराध है। क्या मंजरी के साथ संबंध बनाकर मैंने वैवाहिक नियमों का अतिक्रमण नहीं किया। मैंने तो ऐसा मात्र अपने सुख एवं आनंद के लिए किया, लेकिन चौधरी ने अतिक्रमण कठोर विवशता एवं मजबूरी में किया। क्या मैं उससे अधिक पापी नहीं। आज वे चौधरी के आगे स्वयं को भौना महसूस कर रहे थे। उनका मन ग्लानि से गलने लगा। उन्होंने प्रण किया कि वे अब मंजूरी से कभी नहीं मिलेंगे। दुनिया में कौन अतिक्रमण करता है एवं कौन करने देता है। अतिक्रमण करता है इंसान का सद्व्यवहार, स्नेह एवं सेवा भाव। जो हृदय पर अतिक्रमण करना जानता है उसके अन्य अतिक्रमण स्वतः गौण हो जाते हैं। आज सुबह चौबे जी उठकर बाहर आए तो एक दृश्य देखकर सिहर उठे। शहर का अतिक्रमण दस्ता चौधरी को कब्जा हटाने की हिदायत दे रहा था। कब्जा हटाने के लिए अतिक्रमण अधिकारी ने उसे 2 घंटे का समय दिया था। चौधरी, चौधराइन एवं उसका बच्चा एक कोने में उदास बैठे थे। चौधरी के मुंह का रंग ऐसे उड़ रहा था जैसे किसी पेड़ पर बिजली गिरने से वह बदरंग हो जाता है। सारा माजरा जानकर चौबे जी अतिक्रमण अधिकारी के समीप आए। चौधरी ने कातर आंखों से उन्हें इस तरह देखा जैसे कह रहा हो, ब्राह्मण देवता, अब तो आप ही खेवनार हो। चौबे जी ने अब मोर्चा संभाला। मोहल्ले एवं सरकारी विभागों में उनका अच्छा दबदबा था। अब तक पूरा मोहल्ला भी वहां इकट्ठा हो गया था। चौबे जी को देखते ही अतिक्रमण अधिकारी को सांप सूंघ गया। आंखों में रोष भरकर चौबे जी बोले, आप ये कब्जा हटा ही नहीं सकते। इस कब्जे की चारों दीवारें पक्की है एवं 4 फीट से ऊपर है। 4 फीट से ऊपर की पक्की दीवार आप कानूनन कोर्ट के दखल के बिना कैसे हटा सकते हैं। और देखता हूं कोर्ट भी क्या करता है। मैं खुद इसका केस लड़ूंगा। गरीबों के लिए न्याय है कि नहीं। बड़े लोग अतिक्रमण करते हैं, उनका तो आप बिगाड़ नहीं सकते। बस अकाल के मारे किसानों पर कहर ढाने चले आते हैं। आज चौबे जी की वाणी से रुद्र फूट रहा था। अतिक्रमण अधिकारी अपना समूह लेकर चला गया। चौधरी ने बिलक कर चौबे जी के चरण पकड़ लिए। उसे उठाते हुए चौबे जी बोले, अरे यूं रोता ही रहेगा कि घर दूध देने भी आएगा। दूर खड़ी चौधराइन साड़ी के कोर से अपने आंसू पोंछ रही थी। पास आकर चौधरी से बोली, देखा ब्राह्मण देवता कितने ऊंचे होते हैं। चौधरी की आंखें डबडबाई। गदगद हृदय से चौधराइन की तरफ देखकर बोला, तो ठीक कहती है, हाथी के पांव में सबका पांव है। धन्यवाद।